वाज प्रैक्टिसिंग लाइक प्रोजे मतलब मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो सब लोग अपने अपने वीडियोज ऑन कर लें। ओके। सो प्रभु जी एक्चुअली कनेक्टेड है नासिक टेम्पल से। और 2006 में प्रभु जी ने नासिक टेम्पल ज्वाइन किया था। मतलब एक्चुअली हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बार हम खुद के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं, हमारा जीवन हमारे तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रभु जी के केस में एक यूनिक बात यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रभु जी ने अपने खुद के पूरे जीवन को लोगों तक भगवद गीता का एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इसलिए अभी प्रभु जी करंटली नासिक में रहते हैं और 2006 से प्रभु जी फुल टाइम सेवा दे रहे हैं, जैसे कि जगह जगह पे जाके प्रचार करना बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कंपनीज में, एज वेल एज नासिक के अलग अलग एरियाज में। सो हमें ऐसा लग सकता है कि दिस थिंग्स आर रियली सिंपल, लेकिन पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में खुद को समर्पित कर देना और उसी वे से आगे बढ़ना, पूरी तरह से गुरु की शरण लेना। और जैसे कि प्रभु जी भी मतलब इनिशिएटेड है ही होलीनेस राजनाथ स्वामी महाराज जी से। तो दीक्षा लेने के बाद से मतलब अब तक प्रभु जी कंटिन्यूअसली इस भगवद गीता के प्रचार का, उसके ज्ञान का कार्य करते हैं। तो इससे स्पेसिफिकली ऐसे होता है कि हम किसी पर्सन को अगर कुछ खाना दे देते हैं तो वो एक टाइम के लिए उसकी भूख चली जा सकती है। तो किसी को ज्ञान भी दे देते हैं या फिर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस ज्ञान का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, क्योंकि कंप्यूटर से भी ग्रो हो सकता है। लेकिन एक ऐसा मोरल एजुकेशन, एक ऐसा एजुकेशन जो अल्टीमेट है, वो सोसाइटी को दे के सोसाइटी को अलग गलत कार्यों से बचाना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। और ये महान कार्य एक्चुअली प्रोजेक्ट करते हैं। सो प्रो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम कि आपने इतना आपका समय निकाला और आप हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे जुड़े। एंड आई वुड लाइक टू आस्क फॉरगिवनेस टू प्रभु जी ऑल्सो एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिवोटी जिनको मैं मेरे वजह से 5 मिनट रुकना पड़ा। एक्चुअली आई वाज स्टक इन ट्रैफिक एंड आई गॉट लेट। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर टुडेस सेशन। यस प्लीज। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतिं गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवच भवनि भ्यो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। करोति कालं पंगोलैतिग्रं यत्कृपातमन्ये दीनतारिणि मानुषं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के आपके ऑनलाइन मीटिंग में। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं यस आप? प्लीज। यस प्लीज। अच्छा। तो पहली चीज तो मैं रेगुलरली एक्चुअली 2006 से इस्कॉन में देखा गया है कि बहुत से प्रीचर है तो एक इंग्लिश में हिंदी में प्रवचन करते हैं। तो 2007 में मैंने डिसाइड किया कि महाराष्ट्र में जो विलेजेस है, गांव है, उनके लिए ये प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन है वो सिटी में लिमिटेड रह गया है, गांव में कोई नहीं जाता प्रचार करने के लिए। इसलिए मैंने 2012 से गांव गांव में प्रीचिंग चालू किया और बाद में शहर में। तो यहाँ पे नासिक में मैं 3-4 सत्संग करता हूँ। तो रेगुलरली मैं जो भी जितने मराठी प्रवचन करता हूँ और
हिंदी में बहुत कम प्रवचन करता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इसमें बीच बीच में मराठी वर्ड्स आएंगे। मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितना कितने लोगों को मराठी समझ में नहीं आती। आई होप सबको मराठी आती। तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा। तो पहली चीज तो राधिका माता जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट दिया, इनविटेशन दिया इस लेक्चर के लिए। मैं कभी मिला नहीं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से वो जुड़ी रहती है माता जी, और एक दिन सडनली उनका एसएमएस आया कि प्रभु जी आपको लेक्चर देना है। तो मैं भी सोचने लगा कि अरे कौन सा क्राउड है, मुझे पता नहीं। फिर हमारे जो भक्त है कार्तिक प्रभु जी, तो उन्होंने उनको कोऑर्डिनेट किया है, और ये आज सेवा करने का अवसर मिला। तो आप लोग सब कहाँ से है? सब बॉम्बे से या पूना से, कहाँ से? राधिका माता जी। प्रभु जी मतलब हम अलग अलग जगह से है। मतलब विजय सर हमारे टीचर थे, और सर ने जिन जिन जगह पे हमें पढ़ाया था तो सभी स्टूडेंट्स को मतलब यूनाइट किया, और हमारा ये ग्रुप बना है ऐसे। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। यस। यस यस यस। कोई बात नहीं, थैंक यू। विजय कुमार प्रभु जी को और आपको भी और सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा सब्जेक्ट रहेगा कि मॉडर्न लाइफ में स्पिरिचुअल बैलेंस कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बहुत सी बार देखा जाता है कि हम लोग जो लाइफ जीते हैं उसमें हमें बहुत सी डिफिकल्टी चैलेंजेस आते हैं, हमारे करियर में हो या फैमिली लाइफ में हो, फिजिकल में हो या स्टडी में, हर चीज में डिफिकल्टी आती है। और ऐसे डिफिकल्ट में उलझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे कि क्यों बाहर आना चाहिए, कैसे बाहर आ सकते। और फिर लोग प्रेस में जाते, एग्जाइटी में आते, फिर वो कोई लोग सडनली गलत आदतों के पीछे लग जाते। कोई अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग्स लेता है या अलग सिगरेट, कोई भी अपने अपने हिसाब से बैड हैबिट्स की ओर जाते लोग। लेकिन देखो मटर लाइफ में ये तो चीज पहले टॉपिक मुझे दिया है कि मटर लाइफ में स्पिरिचुअल बैलेंस की, और स्पिरिचुअल लाइफ में मटर बैलेंस, ये लास्ट मोमेंट तक हमें उसको फाइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो हम सेमिनार सुनने के बाद बैलेंसिंग हो जाएगा। अभी पिछले 17-18 साल से, या मैं पिछले 13 साल से इस्कॉन में प्रचार करता हूँ। तो इसके ऊपर बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मटर लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस कैसा करना चाहिए। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तो होता नहीं, लेकिन हमें उसे कोशिश करना चाहिए, और जब हम कोशिश करेंगे तो एक दिन हमें इससे बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आने के लिए हमें रेगुलेटर प्रिंसिपल्स जीना चाहिए, और रेगुलर लाइफ हम जिएंगे, वो बार बार चीज करेंगे तो वो बैलेंस आएगा। कैसे? जैसे कि आजकल हम लोग इतने जॉब में, आप लोग तो सब स्टूडेंट है, और यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं मुझे स्टूडेंट ही दिख रहे हैं। तो सुबह से लेके शाम तक कॉलेज में जाना या स्टडी करना, या फिर अलग अलग फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतनी चैलेंज है। और दूसरा ये तो हमारा खुद का, और एक हमारे पेरेंट्स माता पिता इतने हमसे अपेक्षा रखते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा आईआईटी हो, डॉक्टर हो, कोई अलग अलग इतने पूछो मत। और हमारी कैपेसिटी वो नहीं रहती कि हम वो कर पाएंगे। हाँ। और फिर मंदिर में आने के बाद कभी लोग बोलते हैं बा प्रभु जी आपका लाइफ तो बहुत अच्छा है। अभी प्रभु जी का लाइफ दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके लाइफ में भी स्ट्रगल है। जैसा आपके लाइफ में एक स्ट्रगल है, फैमिली का हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, जो भी स्ट्रगल, हमारे लाइफ में भी अलग अलग स्ट्रगल होता है। लेकिन हमारे स्ट्रगल में हमें, जो भी स्ट्रगल आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम लोग स्पिरिचुअली से उसे स्मूथली केयरफुली उसको डीलिंग करते हैं। और वही हमें डीलिंग हमारे लाइफ को आगे के डिसीजन लेने के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। तो हम लोग सभी खुश रहना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, या हमारे जीवन आनंदी खुशी से जीना चाहते हैं। लेकिन बहुत से बार हम देखते हैं कि ये जितने खुशी के चीज है कि हमको लगता है कि यार मैं ये डिग्री लूंगा ना, आईआईटी या एमटेक हो जाएगा तो एमबीए या डॉक्टर हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन मैंने जितने भी देखा है, अभी जैसे हम लोग नासिक मंदिर में रहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स बच्चे हमारे पास आते हैं, और जितने एजुकेटेड लोग हैं उतने स्ट्रेस और एग्जाइटी में रहते हैं। क्योंकि इतना बाहर इतना उनके लाइफ में ट्रबल चल रहा है कि हम सोच ही नहीं सकते।
और मैंने देखा कि राधे श्याम प्रभु उनके एक प्रवचन में कह रहे थे, यूथ के लिए कुछ साल पहले यूथ के लिए उन्होंने एक लेक्चर दिया था। सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले बच्चे IIT एमटेक बीटेक से हो। जब तक ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स के लिए हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जितने भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उससे उभरने के लिए हमें मदद मिल सकती है। इसलिए हम कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, हमारे मटेरियल कितने भी प्रगति हो जाए, तो हम खुश नहीं रह सकते। वो प्रगति के साथ, मटेरियली प्रगति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रगति भी करना चाहिए, तब हम लोग खुशी से जी सकते, नहीं तो नहीं जी सकते। और इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कि अरे केवल स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी करना है। ज्यादा स्पिरिचुअल करोगे तो मटर लाइफ में आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। और एक साइड में केवल मटर लाइफ जियोगे, अरे एंजॉय करना, खाओ पियो, आग लगे बस्ती में, बाबा अपनी मस्ती में, दुनिया जाए इधर उधर, वो नहीं। लोग बहुत से बोलते हैं अरे 4 दिन की जिंदगी ऐश कर प्यारे, किसने देखा क्या है। तो इसमें दोनों भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ये दोनों के बीच में हमें बैलेंस होना चाहिए। जब हम लोग बैलेंस जीते करते, तो उससे हमारा लाइफ में अच्छे डिसीजन हम ले पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया, गैजेट्स और हमारा सराउंडिंग का जो माहौल है, वो हमें बिगड़ने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। एक दो साल पहले मेरे पास दो बच्चे आते थे, टेम्पल में रेगुलर आया करते थे सत्संग के लिए। वो कोई माला नहीं करते थे, लेकिन आते थे खाली सत्संग करने। जो लोग माला करते प्रभु जी थोड़ा अच्छा लगता है, डांसिंग करते थे, प्रसाद लेते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चे के लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स आ गए, उसने भक्ति करना छोड़ दिया। फिर इतना वो बाहर अ, इतना नशा करने लगा, खास करके शराब पीने लगा, या तक सिगरेट पीने लगा। अब इतना उसके लाइफ में, इतना सिगरेट करने के बाद, सिगरेट पीने के बाद, दारू पीने के बाद उसका लाइफ है ना पूरा ये डामाडोल हो गया है। तो हमें एक ध्यान में रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल करते करते समय हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि अरे हम लोग अभी भक्ति में लग गए तो हम माला फेरते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भगवान हमारा नहीं का सब कुछ संभाल लेंगे, हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, हमें तो मंदिर में जाना है, हमें भगत बनना है। लड़कों को लगता है कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, लड़कियों को लगता है हम गोपी बन जाएंगे। अरे भैया, वो रील्स में देखना अच्छा लगता है, कंठी माला तिलक पहन के। हम जो रील्स रील्स देते देखते और रियलिटी में बहुत डिफरेंसेस रहता है। तो अ, भूखे पेट से भजन नहीं होए गोपाला, ए ले ली तेरी कंठी माला। तो भूखे पेट से भजन नहीं तो होगा। इसलिए सबसे पहली चीज, हमें रील्स या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली लाइफ में जीना चाहिए। हमारा सिचुएशन क्या है, पहली चीज तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और हमें किस चीजों में अटके, ये हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये तीन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। दूसरा चीज एक है कि हम जो सराउंडिंग में हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारा सोशली बैकग्राउंड का क्या है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है, और हमारा मेंटली स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ है, उसको हमको खुद को एनालिस करना है। देखो, सबसे पहले चीज है कि ये जब हम खुद को जानेंगे कि मेरा क्या है, मेरा खुद का सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हमें हमारा लाइफ का नया स्टैंडर्ड बनना चाहिए। इसमें दूसरों के साथ कंपेरिटिव करना बंद कर दीजिए। हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या ऑफिस में जाते हैं, तो हम दूसरे के साथ बहुत कंपेरिटिव लाइफ जीते हैं। और उसके पास एक्टिवा गाड़ी और मैं साइकिल से आती हूँ, मैं रिक्शे से आती हूँ। नहीं नहीं, लेकिन उसका फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, सबका अलग अलग बैकग्राउंड रहेगा। आपके बैकग्राउंड के हिसाब से हमें जीने की आदत गिरना चाहिए। कुछ साल पहले राधा गोपीनाथ की सीनियर कांग्रेगेशन के कृष्ण चंद्र प्रभु, जो मोफेतलाल इंडस्ट्री के ओनर है, तो वो आप उनके लेक्चर में कह रहे थे कि जब वो शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे, तब उनके माँ उनको मुंबई की जो लोकल बसेस है उससे भेजती थी। और बहुत रिच परिवार, 1972 में वो बहुत रिच परिवार, उनके घर में कम से कम 3 4 एम्बेसडर गाड़ी थी उस समय। तो एक दिन उनके फ्रेंड्स ने पूछा कि यार तेरे घर में इतनी गाड़ियां है, और तो बस से क्यों आता है, और रेगुलरली माँ टिफिन बना के देती है,
और वही टिफिन तू सुबह का टिफिन दोपहर में खा लेता, ऐसा क्यों? तो कृष्णचंद्र प्रभु एक दिन अपने घर पे आ गए और माँ को पूछे कि देखो मम्मी, सब मेरे जितने फ्रेंड्स है स्कूल में वो अपने अपने बच अच्छे अच्छे गाड़ी में आते हैं, उनका ड्राइवर उनको छोड़ देता है, और डेली गरम गरम टिफिन भी आता है, और उनका गरम टिफिन खाने को मिलता है। मुझे तो सुबह बस में से आना पड़ता है, और सुबह का टिफिन अभी मैं खा लेता हूँ, ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके माँ ने एक वर्ड्स बोला कि देख बेटा, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन जब फ्यूचर में ये सब कुछ तेरे पास नहीं रहेगा ना, तुझे आदत रहेगी कि चल बच से भी जाएगा और तू लाइफ तेरी जी पाएगा, क्योंकि तेरे तूने लाइफ में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज सीख लिया है। क्यों? उनका फैमिली बैकग्राउंड का बता रहे थे। और सेकंड, जितने रिच परिवार से आते हैं और फ्यूचर में उनको गरीबी आ जाती है तो वो लाइफ जी नहीं पाते। इसलिए हमें पहली चीज ये है कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें जीना चाहिए, क्योंकि हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, हमारे माता पिता जो भी हमारे रिलेटिव दे रहे हैं, तो उसको इतना इजीली नहीं लेना चाहिए कि जितना हम लेते हैं, हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए। और वो सीरियसली लेते समय हमारा कैलिबर्स कि हमारा जो एक शक्ति है उसको दिखाना चाहिए, तब हम हमारे लाइफ में सक्सेस होते हैं। और इसलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है कि खुद को दो चीज ध्यान में रखना, ना मटर लाइफ में जियो या स्पिरिचुअल लाइफ में जियो या कहीं भी, क्योंकि हम सिचुएशन को और पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, सिचुएशन या पर्सन को हम नहीं चेंज कर सकते, हमको खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है, क्योंकि हम जो सराउंडिंग में जीते हैं वो लोग नहीं बदलने वाले, ना हमारे स्कूल के लोग, ना कॉलेज के, ना ऑफिस में कोई बदलेगा नहीं, ना हमारे फैमिली के मेंबर्स हमारी बात नहीं सुनते, और हमारा पूरा एनर्जी हम दूसरों को चेंज करने में चले जाते हैं। इसलिए हमको खुद को बदलना है। हम एक हिंदी में कहावत है कि हम मन परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मनस्थिति को बदलो। हम्म, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, मनस्थिति को बदलो। तो मनस्थिति बदलने के बाद हमारे लाइफ में बहुत अच्छे हम डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में जीने का मतलब है हमें सुखी या खुशी से जीवन जी सकते। कैसे जीना चाहिए? जैसे देखो, हमारे बॉडी में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, एक नॉर्मल फिटनेस पर्सन के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत है? कोई बोल सकता है? कैमरा ऑन। 37 डिग्री बाकी सेल्सियस। लोग। हम्म, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट। फिजिकल मेरा आवाज आ रहा है सर? टेम्परेचर की बात कर रहा है। यस यस यस। नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आवाज आ रही है मेरी? 98। हाँ, कौन बोला 98? हमारे मैथ्स के टीचर है यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, मैथ्स के टीचर। तो ज्यादा हो गए तो क्या, तो है क्या होता है? फीवर आ जाता है फिर। हाँ, और कम हो जाता है? आदमी मर जाता है फिर जाकर, तो कम्प्लीटली कम हो गया तो। ज्यादा हो गया तो भी मर जाता है, और कम हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए 98 या 99 ज्यादा से ज्यादा, उससे नहीं चलेगा, और कम भी नहीं चलेगा ज्यादा। देखो, हम लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी में नमक कम हो जाता है तो क्या होता है? मजा आता है? नहीं ना। हाँ? और ज्यादा हो गया तो हम नहीं खा पाते। ठीक है। हाँ? उसी तरह सब्जी भी हमें अच्छा टेस्ट करने के लिए नमक का बैलेंस होना चाहिए। हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए भी हमारा टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए। उसी तरह हमारा जीवन, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस होना चाहिए। देखो, नमक ज्यादा हो गया तो कोई खाता नहीं, और कम होता है तो भी खाते नहीं, और टेम्परेचर में बॉडी का भी है। उसी तरह हमारा जो लाइफ का जो है, उससे बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी ये देखो, जीवन जीते समय हमारे जीवन में कभी खुशी आएगी, कब हम गम आएगा, कभी हम जीत पाएंगे, कभी फेलियर हो जाएंगे, कोई हमारे इंसल्ट करेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, ये आते रहेगा। हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। कोई फर्स्ट आएगा तो कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा।
तो अपने अपने हिसाब से बैलेंस आता है। और इसलिए मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ, क्योंकि भगवान गीता में दूसरा अध्याय में 14 श्लोक में भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यम ताम तितिक्षु भारत। अर्जुन, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएगा, जय पराजय मान अपमान सुख दुख और लाभ हानि इतने आएंगे, आपको खुद को सहन करना है। उसी तरह हमें जो बैलेंस करना है, हमारे गम आ गया तो भी ज्यादा ये नहीं होना है, अरे मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे। और खुशी आ गए तो कुचलना नहीं, अरे यार मैं तो बहुत खुशी हूँ। तो ये दोनों चीज में, खुशी और गम में भी। और कोई कभी जीत पाओगे, कभी फेलियर भी हो जाओगे। कोई आपका इंसल्ट करेगा, चार चार लोगों में कोई आपको गलत गलत बात बोलेगा, गलत गाली देगा, तो भी हाँ स्टेबल। इसलिए एक मंत्र बाय हार्ट करना आज। अब ओम, कोई आपको कितना भी छेड़े और कितना भी, तो ओम इग्नोराय नमः। कौन सा मंत्र? ओम इग्नोराय। इग्नोराय मीन्स इग्नोर करते जाओ। हम्म, है ना? हाँ, क्योंकि ये इग्नोर जो शब्द है, वो मंत्र इतना अच्छा है कि कोई आपको छेड़ेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, ओम इग्नोर है ना, कोई अप्रिशिएट करेगा, हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे का जो हम लोग अभी टॉपिक लेने वाले, मटर लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, उसका बैकग्राउंड मैं अभी तक आपको बनाया हूँ। तो बैलेंस लाइफ जीने के लिए पहली चीज है हमें, आप स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले हो, कोई भी हो, पहला चीज है स्पिरिचुअल और मटर लाइफ बैलेंस करने के लिए पहला चीज है फिजिकल फिटनेस। आप स्टूडेंट हो या कोई भी, फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अब फिजिकल फिटनेस के लिए हमें हमारा लाइफ का शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा, जब हम अभी कंफर्ट जोन में रहोगे, ये लाइन ध्यान से सुनना, हम अभी कंफर्ट जोन में रहोगे तो फ्यूचर में हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अभी हम स्ट्रगल करेंगे तो फ्यूचर हमें कंफर्ट जोन आएगा। आया ध्यान में आप लोगों को? अभी हम लोग कंफर्ट जोन में रहोगे तो फ्यूचर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी स्ट्रगल करोगे तो फ्यूचर में आपको कंफर्ट जोन आएगा। उसी तरह हमें कंफर्ट जोन, जो कंफर्ट जोन हम जीते हैं उससे बाहर आना चाहिए पहली चीज। तो फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग में कितना बजे उठना चाहिए? तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए हमको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और रात को मुझे नहीं लगता आपके लोग 11 या 12 से पहले कोई सोता होगा। तो आपके सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि रात के कम से कम 10-20 किलोमीटर तक आपका मोबाइल का स्क्रीन चलता रहता है। इतना स्क्रीन चलता है कि वहां पर पूछे मत। सोशल मीडिया में हम इतने एक्टिव रहते हैं कि पूछो मत। क्योंकि हम लोग है ना, दो चीज का, हमारी तो टाइम वेस्टेज हो जाता है, हमारा फिजिकल आंखों के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और हम ठीक से नींद नहीं ले पाते। आपको कुछ लाइफ में सक्सेस होना है या फ्यूचर में आपको कुछ बनना है, तो नींद बहुत अच्छी चीज है। या आयुर्वेद में कहा गया है कि 9 से सुबह 4 बजे की जो नींद है अमृत तुल्य माना जाती है। कौन सी? अमृत। अब 9 बजे सोते हो तो, और सुबह 3:30-4 बजे तक, उससे अमृत तुल्य, उससे हमारा लाइफ बढ़ जाता है और हमारा माइंड बहुत स्टेबल रहता है। अभी ठीक हो प्रभु जी, हमसे 9 बजे तो होता नहीं, हम लोग तो 9 बजे डिनर कर पाते। तो डिनर आपका कितने बजे होना चाहिए? तो आपका डिनर मिनिमम 8 बजे होना चाहिए। कितने बजे? 8 बजे डिनर होना चाहिए। और 10 बजे आपका मोबाइल दूसरे रूम में छोड़ दीजिए पहली चीज तो। नहीं, या दूर टेबल में रखिए, आपको कुछ बनना है तो पहली चीज। और 10 बजे आप सो जाना है। और सुबह 10 से कम से कम 5 बजे तक कितना नींद हो जाती है? 5 और 10, कितना घंटे नींद होती है? 7 घंटे हो जाती है। और मिनिमम 6 घंटे बॉडी के लिए ठीक है। और किसी को 6 घंटे में नहीं होती है तो 7 घंटे लीजिए। आप 5 बजे उठने के बाद पहली चीज क्या करना है? पहले उठो, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, नहीं तो बहुत से लोग ठंडी नहीं आ रही पर वो 2 ब्लैंकेट और सो जाएंगे, हैं, देखेंगे मम्मी चिल्लाती रहती है, पापा चिल्लाते रहे, अरे उठो उठो। अ, अपने दुनिया में नहीं। पहले 5 बजे उठिए। उठने के बाद क्या करना है? पहले आपको योगा करना है। हाँ, योगा करना है। कोई सूर्य नमस्कार, कपाल भारती, अनुलोम विलोम। और नहीं जमता है
तो अब मॉर्निंग वॉक करना है कितने बजे तक, 5 से 5:30 या पौने 6 बजे तक। चलिए स्टार्ट करिए, पहले स्टार्ट। क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस रहेगा तो मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। फिर 5:30 पौने 6 बजे तक आप फ्रेश होने के बाद मीन्स आधा घंटे आप वॉकिंग करने के बाद, उसके बाद क्या करिए, आप फ्रेश होइए, अब नहाइए। उसके बाद पौने 6 बजे से आपको 6:30 बजे तक सुबह आपका जो मंत्र मेडिटेशन है, अब माला महामंत्र की माला जप करते हो तो माला, 1 माला, 2 माला, 3 माला, वो पहले करिए। कितने बजे तक, 6:30 बजे तक। जितने भी 2 4 4 माला, 2 माला करते हो, उसके बाद 15 20 मिनट भगवत गीता पढ़िए। और ये करने के बाद आप बोल रहे कि प्रभु जी सुबह क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, मैं क्या आपको स्टोरी बताता हूँ। आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में बैठते समय आपका पेंसिल का नीड, क्या बोलते हैं, नीडी, तो उसका चार्ट ही नहीं रहा तो आप एग्जाम देते रहोगे तो ज्यादा लिख नहीं पाओगे। और कोई टीचर आके बोलती है कि आपने कि उसको शार्प करिए, आप बोले मैडम सर टाइम कहाँ है, तो आप टाइम निकल नहीं, मीन्स टाइम नहीं करोगे, निकालोगे, तो फिर से आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा समय निकाल पाओगे और वो पेंसिल को शार्प करोगे तो आपका पेपर एंड स्मूथली राइटिंग कर पाओगे। उसी तरह सुबह हम जब भी उठेंगे और मंत्र मेडिटेशन करने से क्या होगा, हमारे माइंड को हम शार्प कर रहे हैं। और सुबह शार्प करने के बाद क्या होगा कि दिन दिन भर हमारे जितने भी एग्जाम आएंगे लाइफ में, वो एग्जाम के लिए स्मूथली आप सॉल्व कर पाओगे। और जब आपका माइंड ही शार्प नहीं रहेगा तो छोटी छोटी चीज के लिए आप एग्रेसिव हो जाओगे, रिएक्ट कर पाओगे। एक तो फैमिली के ऊपर, फ्रेंड सर्कल के ऊपर, या अलग किसी की चीज पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना। आप में से होता है किसी को? शायद आपके चेहरे लग देख के तो नहीं लग रहा है कि आपको नहीं होता होगा। होता है। बाकी के सबकी चेहरे बंदी है बाबा। हम्म? हाँ? हाँ? नहीं। तो सबसे पहली चीज, चालू रखिए, चालू रखिए, सब लोग कैमरा ऑन रखिए। देखने दीजिए, आपके सबके दर्शन करने दीजिए मुझे। हाँ। तो सुबह उठ के आप जब माला फेरते हो, जितने भी राउंड्स होते हैं, उसका माइंड फ्रेश हो जाए। और फिर 6:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टडी है, आप जो भी स्टडी करते हो, आप उस सुबह स्टडी करना है। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि आप जितना जितना जल्दी सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर लेते हो, दिन के 4 घंटे और सुबह का 1 घंटा पढ़ाई के बराबर है। क्योंकि माइंड इतना फ्रेश रहता है, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है, और डिस्टर्ब करने के वाले कोई पर्सन हमारे अगल बगल में नहीं रहते। इसलिए हम जो ब्रह्मचारी लाइफ जीते आश्रम में, तो हमें मिनिमम सुबह हम 3:30 बजे उठते। कितने बजे? हम 3:30 या पौने 4 बजे। और रात को कितने बजे सोते हैं आपको याद? सोचते जल्दी। रोज मेरा प्रोग्राम रहते, मैं 10:30, कभी नहीं, कभी कभी लगता है यार आज जल्दी मिलेगा, नहीं होता। और फिर बस अलार्म ऐसा, क्या ऐसा लगता है यार आप तो, आप तो तो उसके लिए कभी लगता है चेहरे देखे जा रही है प्रभु जी ने दिन भर, से नहीं फ्रेश लगती है ना मेरा। हाँ। हाँ। मतलब क्या है कि नींद लिया तो ठीक है, वो नींद लिया भी 6:30 बजे के बाद इतना सुबह जल्दी पढ़ाई कर पाओ तो फ्यूचर में आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपके माइंड में स्टोरेज हो जाएगा सुबह सुबह, और आपका इतना ग्रॉसमिंग होगा कि आपको दिन भर ज्यादा ट्रेस करने की जरूरत नहीं। और पढ़ाई एक, आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, जो वीकनेस है, तो आपके जितने फ्रेंड्स है या आपके टीचर्स, उनसे गाइडेंस लेके आप ये कर सकते हैं। आप बोल रहे प्रभु जी ये टॉपिक कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए पहला चीज है आप स्टडी के लिए। तो फिजिकल फिटनेस करने के बाद सेकंड है आपका करियर। दूसरी चीज है ये करने के बाद फैमिली के लिए। अब ये करते हो तो आप जिस फैमिली के साथ रहते हो, माता पिता, भाई बहन, या हॉस्टल में रहते हो, उनके साथ केयरिंग करना है। पढ़ाई के नाम से हमें ऐसा नहीं कि भागना नहीं चाहिए, क्यों हमारे लाइफ का वो पार्ट है। क्योंकि हम बहुत कुछ चीज सीख लेते और वो फ्यूचर के लिए हमें बहुत हेल्प कर पाते। तो जैसे हमारे घर में पिताजी के लिए, माता जी के लिए काम में थोड़ा सहयोग बटोर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हैं। इससे क्या, अभी हाल ही में इससे क्या होगा,
आपको सीखने के लिए कुछ बहुत चीज मिल पाएगी आपको। हमारे शिक्षा स्तंभ को आप पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते। वो हरोड़ में एक बार यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, और देने के बाद पहले इनका इंट्रोडक्शन देते इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, और इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस खेलते थे, और बहुत कुछ उनका इंट्रोडक्शन। लास्ट में एक ब्रिटिशर स्टूडेंट्स आया उनके पास, और उन्होंने पूछा कि सर आपका इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन क्या है। तो शिक्षक ने आंसर किया कि आई एम स्टूडेंट, मैं कौन हूँ। देखो हरोड़ में लेक्चर दे रहे हैं, और वो खुद को क्या बोल रहे हैं कि आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्यों? विद्यार्थी कभी भी उसका नॉलेज लिमिटेड। अब जब टीचर खुद को समझते हैं तो ज्ञान लिमिटेशन हो जाता है, लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट्स रहते तो हम कुछ सीख पाते। अब मैं देखो, मैं कुकिंग अच्छा कर पाता हूँ, प्रवचन भी देता हूँ, बाथरूम भी साफ करता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, मार्बल भी साफ करता हूँ। हर चीज में मुझे कभी शर्म नहीं आती, कि हर चीज में करता हूँ। और मुझे आनंद आता है यार, ये चलो कुकिंग में आज अलग अलग आइटम, हाँ खुद भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ। इससे क्या होगा? तो फैमिली में क्या होगा? लव एंड केयरिंग होगा। जितना हम प्रेम इन्वेस्टमेंट करेगा वही रिटर्न हमें आएगा। जितने भी, और किसी के साथ नहीं जमता तो उसको थोड़ा सा बाद में। तो फैमिली केयरिंग, इससे क्या होगा? आपका बॉन्डिंग होगा। आपके लाइफ में जब डिफिकल्टी आएगी तो उससे डिफिकल्टी के लिए सब लोग आपको हेल्प करने आएंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज है, हम जिस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट है या जॉब, ऑलमोस्ट सब लोग स्टूडेंट ही ना आप लोग। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ स्टूडेंट है। हाँ, तो आप स्टूडेंट होने के बाद आपको चार चीज ध्यान में रखना है। पहली चीज ABCD। ए फॉर एम्बिशंस, क्या है मेरा? पहला चीज क्या है? एम्बिशंस। जब एम्बिशंस रखेंगे, ये एम रखेंगे, तो वो हमें क्लियरिटी होना चाहिए। तो जब आप उसको फोकस कर पाओगे, तो हमारा एम्बिशंस क्या है? तो दूसरा चीज है बी। बी फॉर बिहेवियर, आपका व्यवहार बनना चाहिए। और सी फॉर कैरेक्टर, डी फॉर डेस्टिनी। ये चीज एम्बिशंस है मेरा, जो भी हम एग्जाम करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो चीज ध्यान में रखना है। गॉसिप कम करना है फ्रेंड सर्कल के साथ। हम लोग बहुत गॉसिप कर लेते, पॉलिटिक्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल में गॉसिप करते, इतने दो दो घंटे गप्पे मारते थे। जैसे कुछ फ्रेंड सर्कल एक आम के नीचे बैठे थे, तब जब वो बातें करने चालू कर दिया तो आम की झाड़ को कही रही थी। जब उनका डिस्कशन खत्म हुआ तो सब आम पक गए थे, इतना डिस्कशन उन्होंने कर लिया। तो मतलब ये है कि मोबाइल और गॉसिप है ना, हमें उससे दूर रहना चाहिए। इससे हमारा जो स्टडी का फोकस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें वो समय मिल नहीं पाएगा। और जो हमारे साथी है वो आगे चले जाएगा, आपके कारण पीछे कोई नहीं आने वाला। और जो होशियार स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं आपको एक देता हूँ, 1 घंटे का हम मोबाइल यूज कर लेते, 1 घंटा डेली का, एक मिनिमम एवरेज। तो हफ्ते के कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। और साल के कितने हो गए? 335 365 आवर्स हमारे वेस्टेज चले जाते, 1 घंटा पकड़ा तो उससे भी जाता है। देखो हमने ये 365 आवर्स में हमने क्या अचीवमेंट किया। मेरे पास एक स्टूडेंट है, UPSC। अभी आपको यकीन है, वो बटन फोन यूज करती, एक सादा बटन का फोन यूज करती, और 18 घंटे स्टडी करती। कितना? 18 घंटे। वो सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट है। अभी वो क्रैक कर लिया, और दूसरी स्टूडेंट CA की, वो पहले सेकेंड राउंड में उसने CA क्रैक कर लिया। इतनी ब्रिलियंट, क्योंकि वो गैजेट से, गॉसिप से दूर है। तो हमारा एम्बिशंस जो भी होगा, उससे हमारा बिहेवियर बनता है, और बीच से कैरेक्टर बनता है, और उसी तरह हमारा डेस्टिनी। एम्बिशंस हमारा ऐसा रहेगा तो हमारा बिहेवियर चिपले रहेगा, हमारा कैरेक्टर भी चिपले रहेगा, और हमारा डेस्टिनी वैसे चिपले रहेगा। इसलिए चार चीज ABCD ध्यान रखना है। और दूसरा, फोर्थ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, हमारा पर्पज क्या है पढ़ाई करने का। पहले पर्पज, सेकंड है उसके पर्पज के लिए प्रोसीजर क्या है, उस पर्पज के लिए अचीव करने के लिए प्रोसीजर क्या है, वो पूरा प्रिपरेशन होना चाहिए उसके लिए। सेकंड, उसको प्रिपरेशन बोलते हैं। थर्ड पे है उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। थर्ड पे क्या है? प्रैक्टिस। और फोर्थ पे है परफेक्शन आएगा आपकी लाइफ में।
पहला पर्पस, आपका पर्पस क्लियर रहेगा तो उसके लिए जो भी पर्पस के लिए प्रोसीजर वो हम कर पाएंगे। थर्ड भी है प्रैक्टिस करना, और उसी तरह हमारा परफेक्शन बनेगा। क्योंकि पर्पस और परफेक्शन के बीच में जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस डीप होना चाहिए। और शायद आप लोग बोर हो, शायद बोर नहीं हो रहे ना? हाँ? हम्म, हम्म, नहीं प्रभु जी। हाँ। हम्म। तो 4P, कौन सा 4P, कोई रिपीट कर पाएगा? श्रुति माता जी आप बताइए। पर्पस, सांगा मैडम। प्रैक्टिस, हाँ। परफेक्शन, और एक भूल गए। नहीं नहीं, पहला है पर्पस, हमारा क्या पर्पस है। सेकंड पी क्या है उसके लिए, क्या है सेकंड प्रिपरेशन। पी? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। हाँ। थर्ड पी क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, और और फोर्थ पी क्या है? परफेक्शन। परफेक्शन। ये चीज हम लाइफ में कर पाएंगे। इसलिए तीसरा चीज हमें ये बैलेंस होना चाहिए। चौथा चीज है, आप जो भी जॉब करते हो उसका लिए, अभी ये गृहस्थी के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन आप ये करने के बाद चौथा चीज है सोशली अवेयरनेस होना चाहिए। सोशली भी हमारे क्या चल रहा है, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हम दुनियादारी में, और उसका भी जानकारी होना चाहिए, और सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। और लास्ट का चीज है कि मेंटल स्टेबिलिटी। और मेंटल स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज, माइंड हमें इतना प्रॉब्लम्स कर लेता है हमारे लिए। तो गीता में कहा गया मन एवं मनुष्याना कारण बंध मोक्ष, उपनिषद में कहा गया हमारा दुख का कारण और सुख का कारण मन ही हमारा है। हाँ। इसलिए हम लोग जब से सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स कोई चीज देती होगी तो हमारा माइंड हमें देता है। और वो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम लोग इतने सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी हमें माइंड चीट कर लेता है। तो आप लोग बाहर की दुनिया में जीते हो तो आपको कितना माइंड चीट करता होगा। इसलिए कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो स्टेबल रहो। क्योंकि सबके लिए एक ही सोल्यूशन है कि टाइम जाने दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या लगता है, रिमोट लेने से टीवी ऑन हो जाता है, रिमोट लेने से फ्रिज फैन ऑन हो जाता है, या रिमोट लेने से एसी ऑन हो जाता है। उसी तरह हमें लगता है कि हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, रिमोट कंट्रोल की तरह होना चाहिए। वो कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए पेशेंस और टॉलरेंस, दो चीज, कौन सा, पेशेंस और टॉलरेंस रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, तो हमारे लाइफ में ऐसा कोई तो गाइडेंस करने वाला पर्सन चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, कि उसके साथ हम हमारी सब सब चीज ओपन करके बोल सकते हैं, प्रभु जी माता जी। लड़के होगे तो माता जी से, और प्रभु लड़का हो गया तो प्रभु जी से काउंसलिंग ले सकते हैं कि प्रभु जी मेरे लाइफ में ऐसा है। लेकिन गलत डिसीजन कभी नहीं लेना है माइंड के ऊपर। तो माइंड स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मंत्र इति मंत्र, हमें मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए। और मंत्र मेडिटेशन के लिए सबसे पहला चीज है कि हमें योगा प्राणायाम तो करना चाहिए, ओमकार जप करना चाहिए। ओमकार, कितने लोग ओमकार का जप कर लेते सुबह योगा के साथ? वो चालू करिए, उससे माइंड बहुत स्टेबल रहेगा। इतना स्टेबल रहेगा कि पूछो मत। और सेकंड, सुबह का जब मंत्र करते हो, आप जपा करते हो, तो उससे क्या होगा? तो माइंड माइंड पूरा स्टेबल रहेगा। और ये रहने के बाद आप आपके लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि देखो, सालों साल भक्ति में रहने के बाद भी बहुत से लोग गलती कर लेते, क्योंकि उनको लगता है अरे रिमोट के साथ नहीं कि मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कभी नहीं होगा। हमें खुद को एक काउंसलर, आपके अभी देखो कोई माता जी को, शायद ये पूना की माता जी है, निगड़ी से, तो अब उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। तो अब जब गाइडेंस लोगे तो फ्यूचर में धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। और लास्ट का है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, सिंसियर और सीरियसली उसे करना चाहिए। और उस सीरियस और सिंसियरली करने से क्या होगा, हमारे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व कर पाएंगे। देखो अर्जुन के लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, तो भगवान कृष्ण के पास जाने के बाद, अब लोग कितने लोगों को मराठी कितने लोगों को सगळ्याला येते मराठी? सॉरी, मला हिंदी जास्त बोलता येत नाही, कारण मी मराठी प्रवचन करतो, मला ते आवडतंय. तर मी वारकरी संप्रदायाचा बॅकग्राऊंडचा माणूस आहे.
हरे कृष्ण. तर सगळ्यात महत्वाचं, आध्यात्मिक जीवन जगत असताना आपल्याला अं, भगवती अर्जुनाच्या जीवनात समस्या आल्या तेव्हा त्यांनी भगवद्गीता ऐकली आणि त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले. आणि परीक्षित महाराजांच्या जीवनात समस्या आले त्यांनी श्रीमद भागवत ऐकलं. तसंच आपल्याला आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रामाणिकपणे चार गोष्टी करायच्या. एक तर सकाळी तुम्ही जपा करा. सेकंड, त्याच्यासाठी तुम्ही फोर रेग्युलर प्रिन्सिपल, जे प्रभूजींनी मात्र सांगितलं असेल, नो मीट नो गॅमलिंग, नो लिचिक सेक्स, अशा तुम्ही गोष्टीपासून अवॉइड केलं पाहिजे. तिसरी गोष्ट, जे प्रभुपादांचे बुक्स आहेत डीपली रिडिंग करायचे. म्हणजे असं ठरवायचं की तुमच्या दिवसाच्या 24 तासामध्ये, म्हणजे 24 तासापैकी तुम्हाला किती मिनिटं काढायचे? 10 मिनिटं काढायचे. दुर्दैव आहे की बरेच लोक इस्कॉनला फॉलो करतात, पण इस्कॉनचे जे लिटरेचर आहे, प्रभुपादांचे बुक्स आहेत, ते रीड करत नाही. पण प्रभुपादांच्या बुक्समुळे तुम्हाला जी नरिशमेंट होणार आहे, जे सोशल मीडियातून नरिशमेंट नाही होणार, ती नरिशमेंट तुम्हाला शिलप्रपादांच्या बुक्समध्ये. म्हणून व्हॉट्सअप गुरु किंवा सोशल मीडिया गुरु पासून जेवढं नॉलेज तुम्हाला, आजकाल काय आहे, जास्त तुम्हाला मनोरंजन लेक्चर ऐकायची खूप सवय आहे. कारण मीडियावर लागण तेवढे दिवसभरात कितीतरी युट्यूबर बोलत राहतात. त्यामुळे प्रभुपादांच्या बुकचं रिडिंग करायचं. कारण जेव्हा तुम्ही प्रभुपादांच्या बुक्सचं रिडिंग करता, तर तुम्हाला तुमच्या लाईफचे कितीतरी प्रिन्सिपल तुम्हाला प्राप्त होतील. आणि सगळ्यात शेवटी बुक्स प्रभुपादन केल्यानंतर गुड असोसिएशन, रेग्युलरली तुम्ही ऑनलाईनच्या माध्यमातून किंवा आजूबाजूला तुम्हाला इस्कॉनचे सत्संग होतील. संघामध्ये तुम्ही जाता, तर तुम्हाला खूप काही गोष्टी तुम्हाला भेटतात. म्हणून तुम्ही ज्या गोष्टीच्या लोकांच्या संघात राहतात तसं तुमचं नेचर बनतो. पॉझिटिव्ह लोकांच्या सोबत राहता तर पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला भेटेल. निगेटिव्ह लोकांच्या सोबत राहता तर निगेटिव्ह एनर्जी तुम्हाला भेटेल. तुम्हाला डिसाईड करायचे की तुम्हाला कोणाचं असोसिएशन करायचं. आणि तेच, बरं तुम्ही एक मोबाईलच्या याच्यामध्ये पण राहतात, मोबाईलमध्ये पण बॅड असोसिएशन खूप आहे. मिनिमम एवढं सोशल मीडिया त्याच्यात, मी तुम्हाला विश्वास नाही, माझा मोबाईल कधी चेक केला तर दोनच हे येतं ऍप आहेत. एक युट्यूब लेक्चर टाकण्यासाठी आणि आमचे जे सिनियर्स आहेत त्यांचे लेक्चर ऐकण्यासाठी. सेकंड आहे व्हॉट्सअप कम्युनिटी. कोणाच्या मोबाईलवर मी कोणत्या ग्रुपमध्ये इन्व्हॉल्व नाही. माझे फ्रेंड सर्कल, कॉलेजचे, शाळेतले किंवा मित्र मैत्रिणी सगळ्या ग्रुपमधून रिमूव्ह झाले. कारण तुमचा कचरा पाहायला मला वेळ नाही. कारण की डचबिन टाईप सारखं सगळं त्याला डब करायचं काम करतात आणि खूप वेळ निघून जातो. म्हणून माझ्या, तुम्हाला विश्वास येत नाही, माझं कपाटामध्ये कमीत कमी 150 ते पावणे 200 बुक्स आहेत. माझा चांगला बेस्ट फ्रेंड कोणी असेल ते बुक्स आहेत. भांडण करत नाही, आपण तुम्हाला डोक्याला लावायची गरज नाही, तो आपल्या डोक्याला होत नाही. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की प्रभुपादांचे बुक्स किंवा जे तुम्हाला आवडते स्पीकरचे तुम्ही बुक्स रीड करू शकता. मीडियापासून राहा. तिसरं, सत्संगामध्ये रेग्युलरली जा. तिथे तुम्हाला खूप भक्ताकडून नाही का शिकायला भेटेल. त्याच्यानंतर चौथी, सेवा करा. सेवा का करायची? की तुम्हाला ती फिलिंग आली पाहिजे, हे टेम्पल्स, इथले हे जे लोक ते माझे आहेत आणि मी त्यांच्या भावना तुम्हाला निर्माण. जसं आपण घरामध्ये सेवा करतो, तर सेवा का होते? आपण हे घर माझं आहे, हे परिवार माझा आहे, म्हणून आपण तिथं काम करतो, सेवा करतो. तसं ती फिलिंग टेम्पल मध्ये आली पाहिजे की नाही, हे टेम्पल माझं आहे आणि मी ह्या टेम्पलचा आहे. या भावनेनं तुम्ही जेव्हा सेवा करता, तर तुम्हाला सांगायची गरज नाही पडणार. आणि जे तुमच्या लेवलला जमते, फिजिकली, मेंटली किंवा फायनान्शियली जे पॉसिबल आहे तुम्हाला, ती तुम्ही सेवा करू शकता. आणि सगळ्यात महत्वाचं, रेग्युलरली यात्रेला गेलं पाहिजे. यात्रा, जे काही स्पिरिच्युअल यात्रेमध्ये, तुम्हाला विश्वास येणार, 2006ला फर्स्ट टाइम अयोध्या यात्रा होती राधा गोपीनाथ मंदिराची. तेव्हा मी कॉलेज स्टुडंट मध्ये होतो. नाशिकला मी शिक्षणासाठी आलो होतो. माझ्या आई वडिलांनी शिक्षणासाठी मला पाठवलं होतं की जर भाऊ तू नाशिकला जा. मी परभणीचा, मराठवाड्याचा. आणि पहिल्यांदा 2000 नोव्हेंबरची 7ची यात्रा होती. आणि त्या यात्रेमध्ये 450 स्टुडंट होते, MBA, MTech, IIT झालेले. त्यावेळेस गौराम प्रभू, राधेश्याम प्रभू, ब्रजबिहारी प्रभू, बलदेव प्रभू, त्याच्यानंतर कृपा डिसायपल्स काय होते, सोमा प्रभू, असे बरेच डिसायपलचे लेक्चर अयोध्या आणि चित्रकूटमध्ये झाले. तेव्हा त्या लेक्चरमध्ये एक पॉइंट मला, सॉरी, भक्तिरस आपलं भक्तिचारू महाराजांचा एक पॉइंट मला खूप टचिंग झाला. ते म्हणतात की यात्रामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खूप काही गोष्टी तुमच्या लाईफ मध्ये शिकायला भेटतील.
तर त्याने एक वाक्य बोललं, म्हणजे ही लाईफ कृष्णासाठी द्या तुम्ही, बाकी लाईफ तुम्ही दुसऱ्यांसाठी दिल्या, ही लाईफ तुम्ही कृष्णासाठी द्या. जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी लाईफ देता ना, तर कृष्ण तुमची केअरिंग करेल. आणि तेच वाक्य मला इस्कॉन मध्ये आणि कपडे घालायला मजबूर केले. की एवढं ते पॉइंट की नाही. प्रत्येक लाईफ मध्ये आपण नाही का कोणाला कोणाला तरी देतो. याचा अर्थ उद्यापासून हे नाही की घरदार सोडून हरिद्वार चला, असं नाही. तर तुमचं मट लाईफ जगत असताना तुम्हाला स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस करायची. आणि स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस करत असताना सगळ्यात महत्वाचं, तुम्ही मटर लाईफ मध्ये कॉम्प्रोमाइज करताना, तो लोक म्हणतात अरे हरे कृष्णा जप करून याची अवस्था काय झाली, तो लोक तुम्हाला क्रिटिसिझम करतील. आणि नुसतं मटर लाईफ मध्ये येतात तर ट्रेस येईल, आणि नुसतं इस्कॉन मध्ये बसताना ते पण नाही सांगत. तर तुम्ही भक्ती करून तुमच्या लाईफ मध्ये तुम्ही सक्सेसफुली झाले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही स्टुडंट्स असाल तर तुम्ही टॉपर आले पाहिजे. जर बिझनेस करत असेल तर प्रॉपर बिझनेस करा. नोकरी करणार असाल तर चांगली नोकरी करा. तिथे जेव्हा सक्सेस होता ना, तर लोक तुमच्या सक्सेसला पाहून इस्कॉन कडे येतील. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या मटर लाईफ मध्ये फेलियर होता, तर तुमच्या जवळचे लोक तुमचं क्रिटिसिझम करतील, आणि ते सर्व लोक तुमच्यापासून दूर निघून जातील. म्हणून सगळ्यात महत्वाचं आहे, ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये आपल्याला बॅलन्स करता आलं पाहिजे. एक्स्ट्रीम मटर लाईफ मध्ये पण नाही जायचं, आणि एक्स्ट्रीम स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये जायचं नाही. तर चार गोष्टी: फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, फॅमिली केअर, फायनान्शियल प्लॅनिंग, आणि स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस जेव्हा होईल, ह्या गोष्टी जर तुम्ही चांगल्या स्मूथली चांगल्या केल्या, तर तुम्ही स्पिरिच्युअल लाईफ चांगली करता. आणि तुम्हाला स्पिरिच्युअल लाईफ चांगली करायची असेल, अ, तर तुम्हाला मटर लाईफ पूर्ण चांगले बॅलन्स करायला पाहिजे. नुसतं जर मटर लाईफ कडे तुम्ही दुर्लक्ष केलं आणि स्पिरिच्युअल करत बसताना, तर बिना पैशाचं काही या जगात चालत नाही. तुम्हाला खरं सांगतो, मंदिरात राहतोय, बसवाला फ्रीमध्ये बसमध्ये नेत नाही मला, मेडिकवाला फ्रीमध्ये टॅबलेट देत नाही, रेल्वेवाला फ्रीमध्ये बसू देत नाही, आम्हाला सुद्धा पैसा लागतो. तर तुम्ही जीवन जगत असताना सुद्धा तुम्हाला पैसा लागणार आहे. म्हणून मटेरियल लाईफ तेवढं सक्सेस करायचं तुम्ही स्टुडंट जीवन जगत असताना. तर ते तुम्ही सक्सेसफुली करा. तेच जर चांगलं सक्सेसफुल झालं, तर तुम्ही स्पिरिच्युअली चांगलं करणार. आणि स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसमुळे तुम्हाला मटर लाईफ चांगले डिसिजन घेता येईल. हे एकूण एकाला डिपेंडन्स आहे. आणि जेव्हा तुम्ही असं जीवन जगता, तर निश्चित तुम्हाला सांगतो की लाईफ आहे ना, खूप स्मूथली आणि आनंदी जीवन जगू शकतो. त्यासाठी प्रत्येकानं सकाळी जो आपल्याला दिलेला आहे मॉर्निंग प्रोग्राम्स, दिवसाच्या 24 तासापैकी तुम्ही स्टुडंट असेल तर तुम्हाला तुमची जेवढी कॅपॅसिटी, अर्धा तासामध्ये 2 ते 3 माळा 4 माळा जेवढ्या काय असेल, त्याच्यानंतर प्रभातांचे बुक्स. रात्री झोपताना जे तुमचे आवडते स्पीकर आहेत, गौराम प्रभू, राधेश्याम प्रभू आहेत, किंवा महाराज आहेत, भरपूर जे स्पीकर तुम्हाला आवडतात त्यांचे तुम्ही स्पीकर लेक्चर्स ऐकू शकता. आणि हे लेक्चर ऐकल्यानंतर तुम्हाला तुमची मटेरियल लाईफ ही नरिशमेंट होईल, आणि स्पिरिच्युअल लाईफ पण नरिशमेंट होऊन आपण एक आनंदी सुखी समाधानी जीवन जगून आपल्या लाईफचे चांगले डिसिजन आपण घेऊ शकतो. याच्यातलं एक सुद्धा कॉम्प्रोमाइज करता कामा नये. जेव्हा तुम्ही स्पिरिच्युअल लाईफ कॉम्प्रोमाइज करता, तर मटेरियल लाईफ मध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येणार आहेत. आणि मटेरियल लाईफ कॉम्प्रोमाइज करता, तर स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम्स येतील तुम्हाला. तर त्यासाठी माझी रिक्वेस्ट आहे, ह्या दोन्ही गोष्टी बॅलन्स करून आपल्या लाईफचे प्रॉपर डिसिजन घ्या. जर तुम्हाला डिसिजन घेता नाही आले, तर तुमचे जे काही ऑथॉरिटी आहेत, अधिकारी आहेत, सिनियर भक्त माताजी त्यांच्याकडून तुम्ही गायडन्स घेऊ शकता, आणि आपल्या लाईफचे प्रॉपर डिसिजन घेऊ शकता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. सॉरी, खूप वेळ घेतला वाटतं सर. कोणाला काही प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज प्रभु जी से पूछ लीजिए। प्रभु जी ने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है, सो प्लीज इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। एक ही क्वेश्चन रहेगा, बंद कब करोगे? नहीं नहीं प्रभु जी।
आपलं खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप आभार. तुम्ही इतके छान पॉइंट समजवले आणि नॉट जस्ट फॉर स्टुडंट बट इव्हन आमच्यासाठी पण लाईक ॲज गृहस्थ और इव्हन फॉर एव्हरीबडी लाईक हे सगळ्यांसाठी ऍप्लिकेबल होतं. जे 4 पीस तुम्ही सांगितले, मग हाऊ वी हॅव टू बॅलन्स एव्हरीथिंग मटेरियली स्पिरिच्युअली, सगळं खूप तुमचे खूप खूप धन्यवाद आणि की तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढला स्पिरिच्युअल वॉरियर्स आणि वॉरियर्स टीम साठी. आणि तुम्हाला हेच अनुरोध राहील की असेच परत परत येत राहा आणि आम्हाला मार्गदर्शन करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी फॉर हरे कृष्णा. तुमचे द युट्यूबला गायडन्स छान अँड टाइम. शॉर्ट असतात हरे कृष्ण. मराठीमध्ये. हा, पाहिले तुमचे पण एक दोन. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा मदन गोपाल, ललिता देवी, शारदा देवी की जय. जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय. मी तुम्हाला सगळ्याला रिक्वेस्ट करीन, नाशिक मंदिराला भेट द्या. श्री श्री राधा मदन गोपाल, ललिता देवी, शारदा देवी मंदिर आहे. त्याच्यानंतर नाशिक एकदम होली प्लेस आहे. रामकुंड, काळाराम मंदिर, सीतागुफा, तपोवन, त्याच्यानंतर त्र्यंबकेश्वर आहे, टाकेद आहे. त्याच्यानंतर नांदूर मधमेश्वर, ज्या ठिकाणी मारीच संवाद केला होता. असे कितीतरी प्लेस आहे की तुम्ही विजिट करू शकता. 2 दिवसाची एक प्लॅनिंग करू शकतात, पिकनिक टाईप. आता नवीन मंदिर होते, पण मंदिराच्या बाजूला स्टेइंग अरेंजमेंट पण आहे स्टुडंटसाठी, किंवा तुम्ही जेऊ शकता. 2-3 दिवस खूप स्पिरिच्युअल आणि नरिशमेंट होऊ शकते तुम्हाला, आणि थोडं फ्रेश पण वाटेल. तर तुम्ही तसे प्लॅन करू शकता. तर मी तुम्हाला सगळ्यांना इन्व्हिटेशन देतो. खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. ठीक, ठीक. ओके. सृष्टी, कॅन वी कन्क्लूड? झालं? येस माताजी. येस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.